बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की हमने बात करी थी। इसमें हमने रोल ऑफ मैनेजमेंट को देखा था और उसको में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी थी। कुछ इसके अंदर चीज़ें रह गई हैं, हम इसको कवर करेंगे और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने मूव करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एंड आफ्टर दैट हम फिर इसको मज़ीद जो इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हैं उसको फिर इसमें देखेंगे। मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही होगी। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, और इसमें हमने इस चीज़ को देखा था कि वेयर हाउस बेसिकली क्या होता है। मैं क्विक एक उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसमें हमने देखा था कि कोई एक ऐसा स्पेस या कोई एक ऐसा प्लेस कि जहाँ पे मतलब हम अपने स्टोर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, और उनको रख रहे होते हैं। और इसमें हमने एक जो और मज़ीद बात करी थी, वो हमने बात करी थी रिलेटेड सर्विसेज के हवाले से। ये अदर रिलेटेड सर्विसेज के हवाले से हमने बात करी। इसको हम देखते हैं। बेसिकली व्हाट इज द पर्पस टू मेंटेन अ वेयर हाउस इज कि हम एक साइंटिफिक मैनर में उसके ओरिजिनल वैल्यू को, क्वालिटी को, उसकी यूजफुलनेस को, टेस्ट को हम बरकरार रख सकें। दैट्स वाई हम वेयर हाउस को अपना मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अदर रिलेटेड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग अदर रिलेटेड सर्विसेज की जो हमने बात करी थी, वो बेसिकली कौन सी थी कि जिसके अंदर हमने ये देखा था कि रिसीव, ब्रेक डाउन, रीपैकेज, डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन और फिनिश प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। कि बेसिकली क्या हो रहा है कि हम रॉ मटेरियल को यहाँ पर सेव करके उसको प्रोडक्शन एरिया तक जो है उसको डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो उसको प्रोडक्शन एरिया से हम वापस जैसे कहते हैं कि वेयर हाउस के अंदर लेकर आ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट उसकी पैकेजिंग हो रही है। रीपैकेजिंग मीन्स कि लाइक कि मैं उसकी रीपैकेजिंग कर रहा हूँ, मैंने पैकेजिंग चेंज कर दी है, या मैं ये कह लूँ कि इसमें मैं कोई प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता हूँ, उसको फिर मैं अपने ब्रांड नेम से सेल आउट करता हूँ। तो एक ये सिचुएशन भी हो सकती है। ब्रेक डाउन की हमने बात करी थी, जैसे ब्रेक यहाँ पे बात की गई है कि मैं किस तरह से उसको एक ह्यूज क्वांटिटी को एक छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा होता हूँ या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता हूँ, और एट द एंड में जो है वहाँ से प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर रहा होता हूँ। तो ये बेसिकली जो हमने ये देखा था कि ये अदर रिलेटेड सर्विसेज की इसमें बात की गई थी। उसके बाद फिर हमने मजीद जो बात करी थी कि इसमें हम और क्या क्या मतलब देख सकते हैं। लाइक वेयर हाउस क्या होता है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, वेयर हाउसेज जो है मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कस्टम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हमने देखा था कि जिसमें मैन्युफैक्चरर्स जो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सेव कर रहे हैं। इंपोर्ट में बाहर से करवा रहा हूँ, आउट ऑफ द कंट्री, वहाँ से मतलब मैं उसको ला के सेव कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट में कर रहा हूँ, बिफोर एक्सपोर्ट में उसको कहीं ना कहीं सेव करना है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो गया, कस्टम्स हो गया। अच्छा, सिटीज़ में या इंडस्ट्रियल एरियाज में जो है मतलब मेरी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर मैं अपने वेयर हाउस मेंटेन कर रहा होता हूँ। अच्छा, इसमें लोडिंग डॉक्स की हमने बात करी थी कि किस तरह से ट्रक्स जो है वहाँ पे लोड एंड अनलोड होंगे, और इतना स्पेस वहाँ पे मौजूद है प्रॉपर। इस तरह से हमने कुछ इसके अंदर बातें करी थी। ऑटोमेशन के हवाले से बात करी थी कि सिस्टमैटिक ऑटोमेटेड सिस्टम पे में हम काम कर रहे हैं या हम मैनुअली काम कर रहे हैं।
जिसमें हमने एक वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी थी, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन पूरी रिकॉर्ड हो रही होती हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स मैंने आज यहाँ से रिलीज करी है, कितने मेरे पास मजीद मेरी इन्वेंट्रीज ऐड अप हुई हैं, किसको कितनी गई, ये तमाम मतलब मैं इस सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, इस डेटाबेस के थ्रू मैं इसको मेंटेन कर रहा होता हूँ। अच्छा, फिर हमने कुछ की एरियाज के बारे में बात करी थी कि जिसमें स्टॉकिंग देखा था कि मेरा स्टॉकिंग लेवल क्या है, लोकेशन मेरी क्या है, ईजी एक्सेसिबल है या नहीं है, वहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट को ट्रेस इजीली कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। बार कोड के हवाले से हमने बात करी थी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, लाइक जो आपकी पुलिस को देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट के, मैं जो प्रोडक्ट को रिलीज कर रहा हूँ या सेल आउट कर रहा हूँ या कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूँ, तो व्हाट प्रोसीजर आई यूज। सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे से बात करी थी कि सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, वहाँ पर सेफ्टी का प्रॉपर है। हेल्थ की हम बात करते हैं कि हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो होना है, किसी फूड बिजनेस से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हम देख रहे होते हैं स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, मतलब लाइक इट्स आल्सो रिलेट विद द एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ साइड, लाइक कि कोई अगर मतलब फ्रोजन आइटम्स इस तरह का कोई फूड आइटम मेरा है जिसकी प्रॉपर चिलिंग मुझे प्लांट चाहिए, वहाँ पर चिलर्स मेरे मौजूद हैं, डिफ्यूजर्स मौजूद हैं, लोडिंग अनलोडिंग डॉक्स की मतलब प्रॉपर जगह है, मैन पावर लेकर मेरी फुली ट्रेंड है, उनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज है, हैंडलिंग एंड मूवमेंट इजीली हो रही है, फोकलिफ्ट्स वगैरह जिसे हम देखते हैं कि कोई हाइट की कोई चीज़ है या मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं उसको किस तरह से मूव करवाऊंगा। बेनिफिट्स की हम लोग बात करी थी कि जिसमें हमने ये देखा था कि एल टी एल की हमने बात करी थी, हमने टी एल की और सी एल की हमने बात करी थी कि किस तरह से एक ट्रक लोड्स के हवाले से बात हो रही थी कि जहाँ पे ट्रक्स की बात आ रही होती है एक, अच्छा उसके बाद फिर कंटेनर लोड की बात आ रही होती है कि मैं किस तरह से एक फुल ट्रक लोड पे जा रहा हूँ या लोअर ट्रक लोड पे जा रहा हूँ, या मैं कंटेनर क्वांटिटी क्या है, मैं शिपमेंट किस तरह से कर रहा हूँ। ब्रेकिंग बल्क में जैसे हमने ब्रेक डाउन में भी देखा था कि मैं एक ह्यूज क्वांटिटी को एक उसको स्मॉल पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने शिपमेंट की इजी बना सकूँ। प्रोसेसिंग पोस्टमेंट की हमने बात करी, पोस्टपोनमेंट की हमने बात करी थी कि जिसमें कोई डिले प्रोडक्शन की वजह से मेरी मैं प्रॉब्लम में फेस करता हूँ, या ये होता है कि मेरी अभी एक हम लेबलिंग की इसके अंदर बात कर रहे होते हैं, फाइनल पैकेजिंग की हम इसके अंदर बात कर रहे होते हैं, मैं अपनी प्रोडक्शन को स्लो करवा रहा होता हूँ, उसका प्रोसेस पोस्टपोन करवा रहा होता हूँ क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है, वो अभी तक मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सका, तो मैं मजीद अपने ऊपर लोड नहीं लूँगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है लाइक के इस तरह से एक बेहतर अपनी प्रोडक्ट की मैं क्वालिटी को मेंटेन कर सकूँ, जिसमें मैं ये देख सकूँ कि मतलब किस किस्म की मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या मैं सेल आउट कर रहा हूँ, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा उतर भी रहा हूँ या नहीं उतर रहा। अच्छा, रिवर्स लॉजिस्टिक सर्विसेज कौन सी होती है कि जो रिटर्न जो प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही होती है उनका मुझे क्या करना है, उनमें से कौन सी ऐसी है जो रिटर्न हुई, उसके बाद उसके एक्सचेंज में मैंने कस्टमर को प्रोडक्ट दिया या डैमेज प्रोडक्ट्स दी या कस्टमर ने मुझे उसको रिटर्न किया था। लोकेशन स्ट्रेटजीज की हमने बात करी थी कि मार्केट पोजीशन स्ट्रेटजी की बात आती है, जिसमें हमने देखा था कि मार्केट पोजीशन स्ट्रेटजी को हमने देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि लाइक मार्केट पोजीशन स्ट्रेटजी होती क्या है कि हम इमेज अपने प्रोडक्ट का या ब्रांड का कस्टमर के माइंड में बना रहे होते हैं, कस्टमर मेरे इस प्रोडक्ट को पहचान सके, जान सके, और इसको इसके लिए मतलब यूजुअली 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के तहत जो है वो हम कर रहे होते हैं, इसमें प्रोडक्ट कैश बेस प्रमोशन वगैरह होती है, तो यू कैन सी के वेयर हाउस टूल्स टू कस्टमर टू मैक्सिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टू ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी ऑफ स्केल। उसके बाद प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की हमने बात करी थी, पोजीशन प्रोडक्ट पोजीशन स्ट्रेटजी की
हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और उसके थ्रू पैकेजिंग और प्राइसिंग की हम बात कर रहे होते हैं। हमें किस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर अंदाज में कस्टमर तक पहुंचा सकें। उसके बाद हमने इंटरमीडिएटली पोजीशन की स्ट्रेटजी की हमने बात करी थी कि किस तरह से जो मेरे जो वेयर हाउसेज हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं और डिफरेंट मैं उनको कस्टमर्स तक मुझे डिलीवर करने हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे उसको सप्लाई के हवाले से बात करी। लोकेशन थ्रीज की हमने कुछ बात करी थी जिसमें एक हमने दो थ्योरी देखी थी, एक बॉर्न फिनन की और एक ग्रीन थ्योरी। बेसिकली बॉर्न फिन जर्मन इकोनॉमिक्स थे। अच्छा, इन दोनों की थ्योरी में काफ़ी जिसे कह सकते हैं कि तजाद पाया जाता है। मतलब डिफरेंट दोनों की थ्योरीज थी जिसमें एक जगह पे ये बात की जाती है कि वन फिल्म ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम से कम होनी चाहिए और फैसिलिटी लोकेशन के अंदर मेरा वेयर हाउस है वो करीब से करीब हो ताकि मैं अपनी कॉस्ट को सेव कर सकूँ। जबकि ग्रीन हट ये कहते थे कि यू मस्ट फोकस ऑन द प्रॉफिट, इट डजंट मैटर कि लोकेशन कहीं भी है। ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट को बस बढ़ाना है मुझे किसी न किसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को या एक जिसे कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस को वो इतना मैटर नहीं करते। वो कहते हैं कि मतलब आप ये काम नहीं कर ही नहीं सकते कि आप डिफरेंट कॉस्ट को बचा के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ये पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली ये एक दोनों की थ्योरीज थी। उसके बाद हमने रिस्क पूलिंग एंड वेयर हाउस लोकेशन के हवाले से बात करी थी कि जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एक रिस्क पूलिंग के अंदर के रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ वेयर हाउसेज एंड मेंटेन कस्टमर सर्विसेज कि मैं किस तरह से एक मोर नंबर ऑफ वेयर हाउसेज आई हैव वहाँ पे कितनी इन्वेंट्री में मैनेज कर रहा हूँ और कस्टमर्स को मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बेसिकली रिस्क पूलिंग की हमने इसके अंदर बात करी। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेयर हाउसिंग सिस्टम की हमने बात करी थी जिसमें हमने देखा था कि एक सेफ्टी स्टॉक एंड एवरेज सिस्टम इन्वेंट्री की हमने देखी थी बात की थी कि फ्रॉम मोर टूवर्ड प्योर वेयर हाउस एंड मोर सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस सिस्टम कि अब बात क्या आती है कि मेरे मैं अगर सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मैं अगर कंप्यूटराइज सिस्टम पे हूँ, तो अब मेरे एक वेयर हाउस में मेरे 10 वेयर हाउस में इजीली मैनेज कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे इस वेयर हाउस के अंदर इतनी इन्वेंट्रीज इस क्वांटिटी में और इस वैरायटी में मौजूद है, तो मैं इसको इजीली वो कर सकता हूँ। इसका रिस्पॉन्सिवनेस की हमने बात करी थी कि हाउ पॉजिटिवली आई रिएक्ट, हाउ क्विकली एंड पॉजिटिवली आई रिएक्ट। तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि मैं किस तरह से कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कितना क्विकली। अब डिमांड जब चेंज हो रही है तो मैं किस कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उसके साथ कोप अप करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करी थी कि द थिंग इज इट मैटर्स कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस आई हैव। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि मेरी किस किस्म की प्रोडक्ट है और मुझे उसके लिए किस किस्म की एक ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लॉजिस्टिक्स बेसिकली यही चीज़ होती है। जिन लोगों का जिन स्टूडेंट्स का जो लॉजिस्टिक्स का टॉपिक है वो इन पॉइंट्स को अपने पास काइंडली नोट डाउन करते रहा करें। हम लॉजिस्टिक्स का भी इंशाल्लाह टॉपिक अभी कवर करेंगे। बेसिकली इसमें यही बात की गई थी कि एक आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक हमारी इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन होती है। आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन कौन सी है कि मैं सब पहले मैं इनबाउंड की बात, इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन मेरी कौन सी है कि जिसमें मैं वेयर हाउस तक मैन्युफैक्चरिंग एरिया से वेयर हाउस तक अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहा हूँ जो फिनिश प्रोडक्ट है, या मेरा रॉ मटेरियल वेयर हाउस तक आ रहा है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स या आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन मेरी कौन सी होती है कि जिसमें मैं अपने शिपमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मैं कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ। ये दैट्स द आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स में उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वेयर हाउस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात आ गई कि जो मेरे ओवरहेड्स हैं मेरे, एक ये चीज़ मेरी सारी बड़ी मैटर कर रही होती है कि operating cost decreases because there are fewer employees, less equipment, less maintenance cost. सेंट्रलाइज सिस्टम में तो सेंट्रलाइजेशन में तो बेसिकली मैं सेंट्रलाइज हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम जस्ट कनेक्ट विद सिस्टम, तो मैं उसके थ्रू में तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। और उसके बाद फिर हमने आप कुछ अप्रोचेस की बात करी थी जिसमें एस के यू यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की हमने बात करी थी कि
लाइक कि कितनी मेरे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ये मेरा SKU कहलाता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट कहलाता है। लाइक वी हैव discussed the example like in my own neck t-shirts bifurcation, like different colors are identified by UPC, universal product code, जो बार कोड भी इसको हम कह सकते हैं, usually used for the replenishment order. The job lot size है कि different product relate to the need of certain type of customer or related to the need of a particular job are stored together. कि अब बात ये है कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब लाइक जैसे इसमें एग्जांपल दी गई, कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आया कि गारमेंट्स, टॉवल्स एंड सॉक्स, कस्टमर के तीनों प्रोडक्ट्स के ऑर्डर थे। अब मैं इनको एक जगह पे स्टोर करूँगा और उसके बाद फिर मैं कस्टमर को डिलीवर करूँगा। अच्छा, इसमें सीजनल ऑर्डर्स की बात आई कि लाइक कि फॉर द विंटर सीजन मतलब मैं वार्म क्लोथ्स की तो बात करूँ, अब समर आ गया, अब वार्म क्लोथ्स की मुझे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना ताकि मैं नेक्स्ट सीजन में उसको यूज़ कर सकूँ। ये विंटर आ गया, अब समर का जो मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद थे उनको मुझे स्टोर करना ताकि मैं उसको नेक्स्ट ईयर ईजिली मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँ। जैसे हमने यहाँ पर पहली स्लाइड के अंदर हमने जैसे बात करी थी, वेयर हाउस के अंदर हमने क्या देखा था कि in order to keep traders and manufacturers to preserve the good in a scientific manner so as to maintain the original value, quality and the usefulness. तो बेसिकली हम यहीं पे यही यही चीज देख रहे होते हैं, हम यही देख रहे होते हैं कि मैं एक सीजन से दूसरे सीजन की तरफ जब मूव कर रहा हूँ तो जो प्रीवियस सीजन का जो मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं नेक्स्ट सीजन में यूटिलाइज कर भी सकूंगा या ना नहीं कर सकूंगा। क्रॉस डॉकिंग की हमने बात करी थी, जिसमें क्रॉस डॉकिंग में हमारे पास एक आती है कि बात की मतलब मैं किस तरह से डॉक्स जो बनाता हूँ, मैं जहाँ से प्रोडक्ट ट्रक्स मेरे लोड अनलोड हो रहे हैं, मैं किस तरह से कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स एक वक्त में भेज रहा हूँ, मैं ब्रेक डाउन इसके अंदर बात कर रहा होता हूँ कि एक बड़े ऑर्डर्स को या बड़ी जॉब्स को मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहा होता हूँ। क्रॉस डॉकिंग को अगर हम सिंपली अगर देखें तो दिस ब्रेक डाउन रीपैकेज एंड डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन or finished products to customer warehouse. Today's warehouse are more correctly referred to as distribution centers. मतलब it's currently अगर हम बात करते हैं तो nowadays warehouses are not just the warehouse, they are distribution centers also. तो मैं उसको डिस्प्ले सेंटर भी बना सकता हूँ, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बना सकता हूँ, मैं उसको फैक्ट्री आउटलेट भी बना सकता हूँ। तो बेसिकली ये एक तो मेरी एक इसके सामने बड़ी बात हो रही है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जस्ट इन टाइम वेयर हाउसिंग की जब हम बात करते हैं कि कमिटमेंट टू कस्टमर एंड सर्विस क्वालिटी, कि मैं जो कस्टमर से कमिटमेंट कर रहा हूँ, सर्विसेज के हवाले से बात करूँ, मैं क्वालिटी के हवाले से बात करूँ, मेरे जो सप्लायर्स हैं मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा। रिड्यूस लॉट साइज एंड शिपिंग क्वान्टिटीज के इनबाउंड आउटबाउंड शिपिंग क्वान्टिटी आर लाइकली टू बी सिमिलर and more frequent containing mixed quantity of product require more handling। तो जितनी भी मैं प्रोडक्ट्स में मौजूद है एक क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं उसको किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। एम्फसाइजिंग क्रॉस डॉकिंग की अगर बात करें कि मस्ट रिसीव शिपमेंट एंड मेक्स दीस क्विकली इनटू ऑनगोइंग शिपमेंट, तो मतलब लाइक मेरे पास इन्वेंट्रीज है बट शॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया, अब मेरे पास जब नई शिपमेंट आ रही है तो मैं उसको किस तरह से उसके साथ मिक्स करके उसको आगे फिर अपने काम को सारा चलाऊंगा। इंक्रीज ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं कि मैं सबने पीछे बात करी थी कि मैं किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ, हर जगह टेक्नोलॉजी से मौजूद है, किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके अपने आप को और अपने काम को एफिशिएंट बना सकता हूँ। तो ये सारी बातें इसके अंदर मेरे पास आ रही होती हैं। जैसे इंक्रीज असेंबली ऑपरेशन आ गए कि मैं किस तरह से एक असेंबली या जिसे कह सकता हूँ कि एक फाइनलाइज करने के लिए प्रोडक्ट जब जा रहा हूँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी जो कस्टमर ऑर्डर की अकॉर्डिंगली ही मैं उसको फाइनलाइज कर रहा होता हूँ। तो मेरा वेयर हाउस जो है एक असेंबली सेंटर या एक फाइनल जिसे कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एरिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक हमने जो है लास्ट क्लास में ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अगर आपको किसी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड जो इसका हम रिकॉर्ड भी करते हैं तो ये आपको हम भेज भी देंगे और ये आपके जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे भी अपलोड हो जाता है, तो आप लोग दोबारा से इसको देख के रिव्यू करके
बहुत मतलब कोई अगर किसी इशू हो, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, वेयर हाउस से रिलेटेड है। उन्हीं स्लाइड्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ कुछ नई चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ें हैं, उसके बाद फिर हम न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो आज का जो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हमारा है वेयर हाउस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स। ये मैं किस तरह से एक अपने वेयर हाउस को ऑपरेट करना चाहिए, मुझे मेरा ऑपरेट मैं करूँ उसको, कि कुछ प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए गए हैं और हम वन बाय वन अब उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। अच्छा, once it has been determined to use a warehouse, the next step is to design whether the warehouse is a small manual operation or a large automated facility. The following three principles are relevant. देखें क्या बात की गई कि वेयर हाउस तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब उसकी डिजाइनिंग की बात आ गई कि किस तरह से मुझे, इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू माय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, अब वेयर हाउस बड़ा हो या वेयर हाउस छोटा हो, वो मैनुअली ऑपरेट किया जा रहा हो या उसमें ऑटोमेटेड फंक्शंस या फैसिलिटीज अवेलेबल, उसमें थ्री प्रिंसिपल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये उसके अंदर सबसे अहम है। और वो कौन कौन से हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट इज द डिजाइन क्राइटेरिया। डिजाइन क्राइटेरिया, ये डिजाइन क्राइटेरिया वेयर हाउस डिजाइन क्राइटेरिया एड्रेस फिजिकल फैसिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोडक्ट movement. Three factors to be considered in the design process: the number of stories in the facility, height utilization, and the product. बेसिकली क्या है कि देखिए, जब मैंने डिजाइनिंग की जब मैंने बात करी, आवाज सुन रहे हैं? जब मैंने डिजाइनिंग की, जैसे यहाँ पे हमने बात करी थी कि जब मैंने डिटरमाइन कर लिया ना, आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज द डिजाइनिंग। उसमें अंदर मैं इस चीज को देखूंगा कि जो फिजिकल फैसिलिटीज है, जो फैसिलिटीज है उसको मैं किस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, उस तरह से उसको किस तरह से डिजाइन कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में जाके देख रहा होता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अपने काम को आसान बनाना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट है तो मैं उसको पूरे वेयर हाउस में मारा मारा फिर रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ। तो आई मस्ट नो कि मेरा ये वाला सेक्शन कौन सा है और इस सेक्शन में मैं क्या रख सकता हूँ। अब आपको अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ तो आप ये देखते हैं, आप किसी भी सिंपल सी किसी भी शू अगर स्टोर पर अगर आप जाते हैं, जूते की या चप्पल की शॉप पे अगर आप जाते हैं, तो आपने डिस्प्ले में रखा हुआ देख लिया कि जी ये वाला मेरे साइज का निकाल, तो वो उसका सिर्फ एक नंबर सर्च करता है और वो उसके बाद जो भी उनका मतलब गोडाउन होता है या जो भी उनका स्टॉक रखने की जो जगह होती है वहां पे वो जस्ट आवाज लगाता है और वो फौरन से पहले हमारे पास मौजूद होती है। अब इसकी क्या वजह होती है कि दे नो कि किस कि वो बार कोड के या उस कोड नंबर के हिसाब से उन्होंने सेटिंग करी हुई थी। उनको पता है कि ये वाले शूज इस नंबर के इस कोड के साथ कहाँ पे मौजूद है, उनको इस चीज का पता है। दैट्स वाई उतना इजीली उसको सर्च आउट कर रहे हो, अदरवाइज उनके पास तो हजारों की चीज़ मौजूद है। अब अगर ढूंढने के लिए बैठेंगे तो ये तो फिर हम एक कस्टमर को डील करने में एक घंटा 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। तो बेसिकली होता ये है कि अब वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों की सेटिंग कर रहे हो। अच्छा, दे ऑल्सो हैव थ्री फैक्टर्स, ठीक है, उसके डिजाइन प्रोसेस के अंदर जाते हैं कि नंबर ऑफ स्टोरीज इन द फैसिलिटी, हाइट यूटिलाइजेशन एंड द प्रोडक्ट फ्लो। नंबर ऑफ स्टोरीज इन द फैसिलिटी, कि कितनी मल्टीपल स्टोरीज की बिल्डिंग है या जगह है जहाँ पे मेरा वेयर हाउस है। हाइट अगर उसकी कितनी है और मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट का फ्लो, इसको क्या है ये भी हम देखते हैं। नंबर ऑफ स्टोरीज इन द फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि द आइडियल वेयर हाउस डिजाइन is limited to a single story so that product does not have to move up and down। मतलब जो एक आइडियली एक जो सिचुएशन होती है ना, वो क्या होती है कि सिंगल स्टोरी वेयर हाउस, ताकि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द लेबर और द एम्प्लॉयज एज वेल कि बार बार ऊपर नीचे जाना आना। एक सिंगल स्टोरी होगा तो वहीं पे सारा एक मौजूद है और वहां पर मैं इजीली उसको ट्रेस भी कर लूंगा, ट्रेसेबल मेरे लिए इजीली होगा, तमाम मैं उसको बहुत इजीली देख सकता हूँ। तो मतलब बेसिकली हम ये देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज डिजाइन इज लिमिटेड टू अ सिंगल स्टोरी सो दैट प्रोडक्ट डज नॉट हैव टू मूव अप एंड डाउन। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट के डैमेज होने के भी खतरात बढ़ जाएंगे। जैसे बड़ी कोई प्रोडक्ट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कोई इस तरह का आइटम है, तो बार बार जाना लाना एक काफी मुश्किल काम है। अच्छा,
उसके बाद क्या कहता है कि द यूज ऑफ एलिवेटर्स टू मूव प्रोडक्ट फ्रॉम वन फ्लोर टू द नेक्स्ट रिक्वायर्स टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, जो हमने कॉस्ट की हम पहले भी बात करते हुए आए, हमने पिछले कोर्सेज में भी बात करी कि मैं टाइम कॉस्ट और एनर्जी कॉस्ट अपनी सेव कर सकता हूँ। अब जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है, सेकंड फ्लोर मौजूद है, मैं इसके लिए लिफ्ट यूज कर रहा हूँ, एलिवेटर्स यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए देखिए एक्स्ट्रा मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, मेरे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये। उसके बाद मैं बात करूँ मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, मेरी एनर्जी कितनी लग रही है, अगर स्टेयर्स हैं वो नहीं है तो मैं जाना आना इसमें मेरी एनर्जी भी लग रही है। तो बेसिकली मैं सेव कर सकता हूँ अपना टाइम। स्टोरीज की अगर हम नंबर ऑफ स्टोरीज इन द फैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं, अच्छा, द एलिवेटर इज ऑल्सो ऑफन अ bottleneck in product flow since many material handlers are usually competing for a limited number of elevators। अब क्या कहता है कि एलिवेटर्स बेसिकली जो होते हैं हमारे, मतलब एक हम कह सकते हैं कि सिंगल या फर्स्ट फ्लोर तक नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, कि मतलब वो बहुत एक मेरे लिए कॉस्ट भी उसमें इंक्रीज हो रही होती है। अब मैं ये मेरा डिपेंड करता है कि मेरा प्रोडक्ट फ्लो कितना है। ठीक है, और while it is not always possible, particularly in central business district where land is restricted or expensive, warehouse should be limited to a single story। अब मैं किसी ऐसे एरिया के अंदर मौजूद हूँ कि जहाँ पे मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल है कि मतलब एक बड़े स्पेस को लेना, मतलब एक बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक मैं अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ तो मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि एक छोटा सी जगह ही मुझे एक एरिया मुझे हज़ारों रुपए या लाखों रुपए रेंट करे। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तरफ जाऊँगा या करूँगा। तो मैं फोकस इस बात पे करूँगा कि मैं भाई मेरे पास जो है एक सिंगल स्टोरी स्पेस मौजूद है और मैं वहीं पे सब तमाम चीज़ों को मैनेज करूँ, क्योंकि देखिए मैं अपनी कॉस्ट को भी सेव करना चाह रहा हूँ। हाइट यूटिलाइजेशन की जब मैं बात करता हूँ तो हम ये देखते हैं कि हाइट यूटिलाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ फैसिलिटी साइज और कुछ नहीं मिलता। हाइट यूटिलाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ फैसिलिटी साइज। उसके बाद तो हम अगर बात करते हैं इसमें, द डिज़ाइन शुड मैक्सिमाइज द यूजेज, the design should maximize the usage of the available cubic space by allowing for the greatest use of height on each floor। हम ये देख रहे होते हैं कि मेरे पास कितना स्पेस मौजूद है, क्यूबिक स्पेस, क्यूबिक फीट या स्पेस मेरे पास कितना मौजूद है, और मैं किस हद तक उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकता हूँ। लाइक मेरे पास एक हॉल मौजूद है जिसकी हाइट अराउंड कोई 20-30 फीट है, और अब मैं वहाँ पे कंपार्टमेंट से पार्टीशंस बना के भी या ऊंचे ऊंचे शेल्व्स बना के भी मैं वहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मतलब दैट्स नॉट द एग्जांपल रिलेट्स विद द वेयर हाउसिंग, बट मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो आप मेरी बात को शायद समझ सकें। अगर मेट्रो मेट्रो आप लोगों का बहुत सारे लोगों का जाना हुआ होगा। मैं अगर मेरा बाकी जगहों पर जाना नहीं, मेरा ये सफारी पार्क वाला जो मेट्रो इधर जाना हुआ, तो हम देखते हैं एक सिंगल स्टोरी, मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि वो स्पेस है, और यू कैन सी कि बहुत एक हाइट पे उसका मतलब एक वो हॉल है, और उस पे ही वो मैनेज कर रहे होते हैं कि उन्होंने मतलब स्पेस को इस तरह से यूटिलाइज किया है कि मतलब वो उसी एक हॉल में ही वो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वहाँ पे अवेलेबल होती है। इसी तरह से हम कर रहे होते हैं, और अगर जो बहुत ज़्यादा हाइट अगर हम वहाँ पे मौजूद है और मैं ऊपर अगर शेल्फ्स में इस तरह से उसको मैनेज कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैं फोकलिफ्ट्स वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ, या मैं लेडर्स वगैरह यूज़ कर रहा होता हूँ ताकि मैं उसको इजीली मैनेज कर सकूँ। अच्छा, मोस्ट वेयर हाउसेज हैव 20 to 30 फुट सीलिंग्स, जैसे अभी हमने बात करी। ऑल्दो modern automated and high-rise facilities can effectively use ceiling heights up to 100 through the use of racking or other hardware, it should be possible to store product up to the building ceiling। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मोस्टली वेयर हाउसेस के 20-30 फीट की छतें हैं, मतलब ऊंचाई उसकी, जैसे हम कह सकते हैं हाइट्स, सीलिंग की जो बात की जा रही है। अच्छा, एक बड़ी अमेजिंग बात क्या है कि जो आजकल जो मॉडर्न या ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज जो मौजूद है, वो उनकी सीलिंग हाइट जो होती है वो ऑलमोस्ट 100 फीट तक भी होती है। अब
100 फीट तक का मतलब ये हो गया कि मुझे इसके लिए लाजमी सी बात है कि मशीनरी रिक्वायर्ड है, फोक लिफ्ट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, तो मतलब जिसमें मैं मल्टीपल इसमें जिसे कह सकते हैं कि एक शेल्व्स बना के या इस तरह से मैं करके मैं इसको मैनेज कर सकूँ। तो बेसिकली ये हम यहाँ पे इस तरह से देख रहे होते हैं कि मैं किस तरह से मतलब उन बिल्डिंग्स को या मतलब उस बिल्डिंग की सीलिंग को मैं यूटिलाइज करते हुए अपने तमाम जितनी प्रोडक्ट्स उनको मैं सेफली एंड सिक्योरली मैं उनको रख सकूँ, वहाँ पे स्टोर कर सकूँ। तो मतलब इस चीज़ को मुझे पॉसिबल बनाना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में क्या बात करता है कि मैक्सिमम effective warehouse height is limited by the safe lifting capabilities of material handling equipment such as forklifts. अब देखिए हाइट होना कोई बड़ी बात नहीं है, 100 फीट तक की उसने बता दिया कि जी हाइट हो सकती है। अब द थिंग इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैं किस तरह से एक उसकी हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैं मटेरियल हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैं किस तरह से जो है मतलब वहाँ जो मतलब एक मेरे पास मैं उन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं सेफली और विदाउट एनी डैमेज में उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर कर सकूँ, मैं उसको अपने पास ले सकूँ। इसके लिए मैं फोकलिफ्ट्स वगैरह यूज कर रहा होता हूँ, लाइक बहुत हाइट पर वो मौजूद है, तो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मतलब एक 40-50 केजी का एक कार्टन जो है या एक बॉक्स जो है मैं उठा के हाथ से मैनुअली रख सकूं और उसके बाद फिर मैं उसको वापस उतार सकूं। तो मतलब इसके लिए भी मैं फोकलिफ्ट वगैरह यूज करूँ। तो बेसिकली थिंग इज कि हाइट होना, हाई सीलिंग होना ये कोई मसले नहीं है, बट मेरे पास प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स मौजूद है जिससे मैं सेफली और विदाउट एनी डैमेज जो है उनको मैनेज कर सकूं। अच्छा, प्रोडक्ट फ्लो एंड हैंडलिंग इन वेयर हाउस की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट फ्लो की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, ये वेयर हाउस डिजाइन should also allow for straight product flow through the facility. In general, this means that product should be received at once, one end of the building, stored in the middle, and then shipped from other end. Straight line product flow minimize congestion and confusion. अब देखिए क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इस बात का कि स्ट्रेट प्रोडक्ट फ्लो, कि किस कितना इजीली प्रोडक्ट आ रहा है, स्टोर हो रहा है एंड एट द एंड वो वहां से रिलीज हो रहा है या डिलीवर हो रहा है। अब इसमें जो इन्होंने जो एक बात करी है, एग्जांपल एक दी कि जब वो प्रोडक्ट वहां पे आ रहा है, मीन टू से दैट कि स्टॉक आ रहा है, जब इन्वेंट्रीज आ रही है वो एक एंड के ऊपर जो है आके रिसीव हो रही है, जो कि मेरा डॉकिंग एरिया है, लोडिंग अनलोडिंग एरिया, जो लोडिंग एरिया की अनलोडिंग एरिया की जो हम बात करने जा रहे हैं, उस जगह पे वहाँ पे हो गया। उसके बाद एक सर्टेन एरिया मौजूद है जहाँ पे उसको स्टोर किया जा रहा है, स्टोर कर दिया गया। और आफ्टर दैट जब मेरे को ऑर्डर आ रहे हैं शिपमेंट के, तो मैं उसको पैकेजिंग के लिए एक अलग स्पेस या एक अलग कोना को यूज कर रहा हूँ, एंड यूज कर रहा हूँ। तो इस ये मैं जैसे कह सकता हूँ कि इट्स सिंपल और यू कैन से कि इजी प्रोडक्ट फ्लो की हम यहाँ पे बात करते हैं, स्ट्रेट प्रोडक्ट फ्लो जिसको हम कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन प्रोडक्ट फ्लो मिनिमाइज द कंजेशन एंड द कंफ्यूजन, मतलब मुझे ये कंफ्यूजन से बचाएगा, मुझे ये परेशानियों से बचाएगा, मुझे ये जिसे कह सकते हैं कि मैं बहुत फ्री माइंड के साथ काम कर सकूंगा कि अनलोडिंग हुई, उसको एक जगह पे सेव किया गया एंड एट द एंड अदर एंड से उसकी शिपमेंट कर दी गई, यहीं पे उसकी पैकेजिंग या जो भी मतलब उसका एक जो भी पार्सल था वो बनाया गया और करा गया। अच्छा, इसकी जो अगर हम एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल लें, आप लोग दराज के मुतालिक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक जिसमें ई कॉमर्स स्टोर, जो आप ई कॉमर्स बिजनेस जो है तो ऑनलाइन स्टोर जो एक बड़े लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं, हम उनकी अगर हम बात करें तो मतलब वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि देखें वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से इनकी हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब ये एक बड़ा मैटर कर रहा होता है। हैंडलिंग टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, मतलब किस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, जैसे हमने अभी पीछे भी हमने बात करी थी, जैसे सीलिंग में इस साइड पे जैसे हमने बात करी थी कि एक हाईलाइट हाइट की जहाँ पे बात आ रही होती है, तो अगर मैं हैंडलिंग टेक्नोलॉजी में देखूँ, द सेकंड प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि जी हम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हो कि मैं किस तरह से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकूं,
कि मैं इस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, अब यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी की बात की है, मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको मैं यूज कर सकूँ। अच्छा, ये कहता है कि द एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल कंसर्न movement continuity and movement scale economies, movement continuity and movement scale of economies। तो हम इसके अंदर अगर देखते हैं movement continuity बेसिकली क्या हो सकता है हमारा, हम अगर बात करें इसके अंदर तो मूवमेंट कंटिन्यूटी की अगर मैं इसके अंदर अगर बात करूं तो बेसिकली मूवमेंट कंटिन्यूटी को अगर हम देखते हैं, मूवमेंट कंटिन्यूटी की अगर हम बात करते हैं कि movement continuity means that it is better for material handler or piece of handling equipment to make a longer move than to have a number of handlers make numerous individual short segment of the same move। कि मूवमेंट कंटिन्यूटी एक उसकी बड़ी एक प्रॉपर एफिशिएंट मूवमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की बात करी, मेरी प्रोडक्ट की मूवमेंट बड़ी एफिशिएंट है, बड़ी इफेक्टिव है कि मैं उसको बड़ी इजीली हैंडल कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास प्रोडक्शन एरिया से आ रहा है, यहाँ पे उसको प्रॉपर हैंडल करा जा रहा है, उसको स्टोर किया जा रहा है, एंड आफ्टर दैट यहाँ से उसको बड़ा एफिशिएंटली जो है रिलीज किया जा रहा है। बेसिकली हम ये यहाँ पे देख रहे होते हैं। अच्छा, एक्सचेंजिंग the product between handlers or moving it from one piece of equipment to another waste time and increase to potential for damage। Thus, as a general rule, fewer longer movement in the warehouse are preferred। मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक जगह पे जहाँ पे उसको अनलोड किया गया, उसके बाद फिर उसके बाद उसको सेव किया गया, एंड आफ्टर दैट उसको डिलीवर करने के लिए जब उसकी पैकेजिंग की गई, माइट बी पॉसिबल कि पे इन्वेंट्रीज मौजूद है, और आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर आई जस्ट टेक आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज विच कस्टमर डिमांडेड, मैं उसकी पैकेजिंग स्टार्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट फिर मैं उसको कस्टमर को डिलीवर करता हूँ। तो बेसिकली एक जैसे कह सकते हैं कि मूवमेंट की कंटिन्यूटी मेरी मतलब है मौजूद। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब देखते हैं कि मूवमेंट स्केल इकोनॉमीज की अगर हम बात करें कि movement scale economies imply that all warehouse activities should handle or move the largest quantities possible instead of moving individual cases। Warehouse activities should be designed to move group of cases such as pallets or containers। Basically क्या है कि अब मैं इस डिपेंड करता है कि कस्टमर्स के ऑर्डर्स क्या हैं। अब मैं पाँच पाँच छः छः कस्टमर्स के ऑर्डर्स एक साथ रिलीज कर रहा हूँ, या एक ही कस्टमर का ऑर्डर इतना बड़ा है कि मुझे और अब मतलब मैं दूसरे कस्टमर को उसके बाद डील करूँगा। बेसिकली मैं इस चीज़ को देख रहा होता हूँ कि पूरे पूरे कंटेनर्स में अब इट डिपेंड्स ना कि मेरा नेचर ऑफ वर्क कैसा है, मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मतलब मैं पैलेट्स जिसे हम कहते हैं कि बड़े बड़े बॉक्सेस जो होते हैं जिसमें नीचे बेस लगी होती है होल्डिंग बेस, तो वो बेसिकली पैलेट्स कहलाते हैं। कि अब मैं किस तरह से उनको मूव करवा रहा हूँ, और किस तरह से मतलब मैं उनकी एक हैंडलिंग कर रहा हूँ। अच्छा, this grouping or batching might mean that multiple products or orders must be moved or selected at the same time। ठीक है, मतलब बैच नंबर्स जो होते हैं, लाइक हम अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारी मेडिसिन की आती है। सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारी मेडिसिन की आती है कि जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बैच के हिसाब से या उसके अपने बार कोड के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उनको मूव करवा रहे होते हैं, और टाइम एट द सेम टाइम माइट बी पॉसिबल सेम प्रोडक्ट है बट उसका बैच नंबर डिफरेंट है, लॉट नंबर डिफरेंट है। तो हम इस चीज तरह से उसको देख रहे होते हैं। while this
might increase the complexity of an individual activities since multiple products or order must be considered. The principle reduces the number of activities and the resulting cost. अब उसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो मतलब एक एक्टिविटी है, ये जो मूवमेंट है वो मैं एक साथ कर रहा हूँ, और ये मेरी जो है एक जैसे कह सकते हैं कि मेरी एक कॉस्ट को रिज्यूम रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैं मल्टीपल ऑर्डर्स को एक साथ जब रिलीज कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले पॉइंट के अंदर इसमें बात करी थी। अच्छा, फिर जब हम इसके अंदर मजीद अगर बात करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑल्टरनेट वेयर हाउस स्ट्रेटजीज कुछ आ रही होती है, ऑल्टरनेट वेयर हाउस स्ट्रेटजीज जिसमें वेयर हाउस ऑल्टरनेट्स की हम बात कर रहे होते हैं। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, एक पब्लिक वेयर हाउसेस होते हैं हमारे पास, और एक हमारे पास प्राइवेट वेयर हाउसेस होते हैं। दो किस्म के वेयर हाउसेस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेस और प्राइवेट वेयर हाउसेस। प्राइवेट वेयर हाउसेस की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइवेट वेयर हाउसेस हमारे क्या हैं? कि प्राइवेट वेयर हाउस फैसिलिटी इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेम enterprise that owns the merchandise handled and stored at the facility. क्या मतलब हुआ कि प्राइवेट वेयर हाउसेस हमारे कौन से हैं कि जो कि एक कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो मतलब अपनी मर्चेंडाइज को हैंडल कर रही है और स्टोर कर रही है, जो भी मतलब फैसिलिटी है, या जो अपने आप को खुद को फैसिलिटेट कर रही है, मतलब प्राइवेट। तो मेरा अपना मतलब मेरा अपना बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ या मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने एक अपना स्पेस बनाया हुआ है, अपना गोडाउन, अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं उसको सेव करता हूँ। अच्छा, the major benefit of private warehousing include control, flexibility, cost, and other intangible benefits. Private warehouses provide more control since the enterprise has absolute decision-making authority all over activities and priorities in the facility. Basically, देखिए क्या है कंट्रोल, हमने कुछ यहाँ पे पीछे से बात की जा रही है। कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स। इंटेंजिबल बेनिफिट्स कौन से हैं जिनको मैं, इंटेंजिबल क्या है जिनको मैं टच नहीं कर सकता? लाइक मैं आई जस्ट सेव माय टाइम, आई हैव कंप्लीट अथॉरिटी, कॉस्ट में अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे कंप्लीट कंट्रोल है, क्योंकि उसका अपना वेयर है, वो अपने हिसाब से उसको ट्रिम कर रहा है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वो खुद है। हर किस्म की मतलब फैसिलिटीज वो उसके अंदर ऐड और लेस कर सकता है। हम यहाँ पे इसकी सिर्फ बात कर रहे होते हैं। अच्छा, private warehouse is usually considered less costly than public warehouse because private facility costs do not have a profit margin. अब वो इस तरह से भी रहा होता है कि कुछ मतलब प्राइवेट लोग या कुछ मतलब जैसे मैं हो गया, आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आप मेरे पास स्पेस है, आप मुझे इतना एक सर्टेन अमाउंट पे करके अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे आप जो है सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस की एक टेंशन खत्म हो जाती है कि मतलब उसको अलग से मैनेज करनी होती है। मैं उसको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हैंडलिंग की फैसिलिटी आ गई, स्पेस की फैसिलिटी आ गई, मतलब ये मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके मैं फिर उसे चार्ज कर रहा हूँ। तो मतलब ये ऑर्गेनाइज इन सम केसेस ऑर्गेनाइजेशन को ये लेस कॉस्टली भी पड़ रहा होता है, तो उनको खुद से कुछ नहीं करना, और उसे सर्विस ले रहे हैं और आगे दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड बेटर वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन एंड कैन जनरेट इनकम एंड टैक्स एडवांटेजेस। ठीक है, मतलब एक मेरी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं ये तमाम जो जो भी मतलब चीजें हैं। अच्छा जी, प्राइवेट अगर हम वेयर हाउसेस की अगर हम बात करते हैं, सॉरी पब्लिक वेयर हाउसेस की अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक वेयर हाउसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? ये पब्लिक वेयर हाउसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म। पब्लिक warehouses are classified as general merchandise. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? General merchandise are designed to handle general package commodities such as paper, small appliances and household supplies. एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नॉर्मल यूज के प्रोडक्ट होते हैं, लाइक पेपर हो गया, जैसे हमने यहाँ पे बात की, स्मॉल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी हो सकती हैं, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, हाउस होल्ड सप्लाईज हो गई।
जर्नल मतलब जिसमें मैं एक मर्चेंडाइजेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरे मतलब एक इस एक जिसे कह सकते हैं कि एक स्पेसेस मतलब स्पेस मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरा आता है रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे मतलब मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि जो लाइक मैं जैसे उन प्रोडक्ट्स की बात करूँ कि जिन प्रोडक्ट्स की के लिए मुझे चिलर्स या एक चिल्ड एरिया की या एक जैसे कह सकते हैं एक बिल्कुल मुझे इस तरह के एरिया की रिक्वायर्ड है कि जहाँ पर मतलब मुझे मैं फ्रोजन फूड्स का काम करता हूँ, मैं कोई ऐसे प्रोडक्ट काम करता हूँ जिसके लिए मुझे जरूरत है कि मेरे मेरे पास चिल्लर मौजूद है यहाँ पे। अब वेयर हाउसेज आइदर फ्रोजन और चिल्ड, हैंडल एंड मेंटेन फूड, मेडिकल आइटम्स। उसके बाद फिर हम अगर बात करते हैं इसमें केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए विद स्पेशल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स के, मेडिसिन की हम इसके अंदर बात कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो है केमिकल्स की बात कर सकते हैं, हम इसके अंदर फूड की बात कर सकते हैं, हम इसके अंदर लाइफ स्टॉक की बात कर सकते हैं, हम इसके अंदर ऐसे कि जिसको एक स्पेशल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जिसको एक सर्टेन टेम्परेचर के फ्रीजिंग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ इस तरह के वेयर हाउसेज भी हैं। अच्छा, स्पेशल कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं लाइक जैसे ऐसे के वेयर हाउसेज आर डिजाइन टू हैंडल बल्क मटेरियल और आइटम विद स्पेशल हैंडलिंग कंसिडरेशन सच एज टायर्स, बल्क लाइक लाजमी सी बात है कि क्लोथिंग के हवाले से बात करूँ तो क्लोथिंग में कोई एक दो तो मतलब नहीं होंगे, उसमें तो मतलब होंगे तो पूरे पूरे कंटेनर्स होंगे, पूरे पूरे कंसाइनमेंट्स होंगे, वहां पर मतलब हम देख रहे होते हैं। या टायर्स की हम बात करते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें या इम्पोर्टेड टायर्स की हम बात करें तो मतलब एक बहुत ही बल्क क्वांटिटी मौजूद है जिसकी एक हैंडलिंग भी थोड़ी सी मुश्किल होती है और इसे कहते हैं कि इसको एक स्पेस भी चाहिए होता है इसके लिए। तो बेसिकली एक वो स्पेशल कमोडिटी मेरे वेयर हाउसेज कहलाते हैं जो कि पब्लिक वेयर हाउसेज के अंदर लाई कर रही है करते हैं। अच्छा, बॉन्डेड, एक हमारे बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउसेज कौन से होते हैं? वेयर हाउसेज आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट to store prior to payment of taxes or duties. They exert very tight control over all movement in and out of the facilities. Hence, coming documents must be filed on each meal. For example, cigarettes are often stored in bonded warehouse prior to having the tax stamp applied. अब ये कौन से वेयर हाउसेज होते हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट की प्रोडक्ट्स मतलब गवर्नमेंट जो करवा रही है इम्पोर्ट वो भी रखी जा रही होती है चीजें, लाइक कस्टम के वेयर हाउसेज हो गए, प्राइवेट वेयर स्पेसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं लाइक मैं कोई ऐसी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा हूँ कि जिन पे टैक्सेस मुझे देने हैं। अब उनके लिए मुझे एक ऐसे वेयर हाउसेज की जरूरत है कि जहाँ पे वो विदाउट टैक्स स्टैम्प या विदाउट टैक्स पेपर वो वहाँ से प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाई जा सकती। तो अब जैसे इसमें एग्जांपल दी गई कि सिगरेट्स जो बाहर से आ रही हैं वो या चॉकलेट्स हो गए जो बाहर से आ रही हैं उन पर टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ड्यूटीज दी जा रही हैं। तो अब जब तक उनके पास स्टैंप्स नहीं आ जाएंगी जब तक वो वहां से रिलीज नहीं हो सकते, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिन वेयर हाउसेज में रखे जाते हैं वो वेयर हाउसेज मेरे बॉन्डेड वेयर हाउसेज कहलाते हैं। वो वेयर हाउसेज मेरे कौन से बॉन्डेड वेयर हाउसेज कहला रहे होते हैं जहाँ पे मैं इन प्रोडक्ट्स को सेव कर रहा होता हूँ और विदाउट टैक्सेस इश्यूज रिजॉल्व मैं उन प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं ला सकता। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम जब मजीद बात करते हैं इसमें हमारे पास हाउस होल्ड गुड्स की अगर हम बात करते हैं, हाउस होल्ड गुड्स की अगर हम बात करें कि वेयर हाउस इज डिजाइन टू हैंडल एंड स्टोर sorry, warehouse is designed to handle and store large, bulky items such as appliances and furniture. Of course, many public warehouses offer combination of these operations. Household goods की में जिसमें मेरे पास हैवी आइटम्स भी आ गए, इसमें फर्नीचर्स की बात करें, इम्पोर्टेड फर्नीचर्स होते हैं या इम्पोर्टेड फर्नीचर्स को के अलावा हम अगर देखेंगे लोकल फर्नीचर्स की भी अगर हम बात करें, अप्लाइंसेज लाइक एसी या कोई बड़े चिलर प्लांट्स या कोई मशीनरीज, इस तरह की अगर हम उनकी बात करें मतलब वो पब्लिक वेयर हाउसेज के अंदर ही लाया कर रहा है हाउस होल्ड गुड्स के अंदर, मतलब जिसमें हम मतलब या इसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है कि उन वेयर हाउसेज में कम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस के कम्बिनेशन भी होते हैं कि वहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, बट ये बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक बल्क फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि क्वांटिटी में ही हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि मेरे एक
हाउस होल्ड गुड्स के अंदर आते हैं, जो कि पब्लिक वेयर हाउसेस के अंदर ही मेरे लाए कर हैं। अच्छा, public warehousing offer flexibility in that it is easy to change the location, size, and number of facilities, allowing a firm to quickly respond to supplier, customer, and seasonal demand. Private warehouses are relatively fixed and difficult to change because building have to be constructed or sold. अच्छा देखें, अब डिफरेंस क्या है कि पब्लिक वेयरहाउस क्या कर रहा है, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, कि मतलब वो लोकेशन चेंज भी हो सकती है साइजेस के अकॉर्डिंगली या नंबर ऑफ फैसिलिटीज, मतलब ये ऑप्शन मौजूद होते हैं कि मतलब एक कितना क्विकली वो सप्लायर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जबकि प्राइवेट वेयर हाउस में एक सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है, वहाँ पे टोटली डिफरेंट सिचुएशन होती है कि जिसमें मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मतलब जिसे हम कह लें कि वो अपनी बिल्डिंग को या अपने लोकेशन को या को चेंज कर लें, क्योंकि वो फिक्स स्पेस पे मौजूद है। तो लाइक या तो वो मैंने खुद से बनाया था अपने लिए, या मैं बेच के चला गया। मतलब एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग है ये, तो मतलब एक ये डिफरेंस है कि मतलब पब्लिक वेयर हाउस मतलब बहुत इजी है लोकेशन एस्पेक्ट से, बट प्राइवेट वेयर हाउसेस के अंदर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा, public warehouse can also offer a significant scale economies since the volume for each customer is leveraged with that of other users. This results in high volume operation that can spread fixed costs and justify more efficient handling equipments. ठीक है, एक जैसे हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने एक ऑपरेशनल कॉस्ट को या फिक्स कॉस्ट को या को मतलब मैं मैनेज कर सकूँ, हाई वॉल्यूम ऑपरेशन जहाँ पे मेरे मौजूद हैं, और जिसे कह सकते हैं कि मैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैं अपने इक्विपमेंट्स को हैंडल कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कह सकते हैं कि मैटर कर रहा होता है। अच्छा, अ पब्लिक वेयरहाउस चार्ज क्लाइंट अ बेसिक फी फॉर हैंडलिंग एंड स्टोरेज। इन द केस ऑफ हैंडलिंग द चार्ज इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस और पाउंड्स हैंडल्ड। फॉर स्टोरेज द चार्ज इज एक्सेस assessed on the number of cases or weight in storage during the month. Such charges normally exceed the cost of private warehousing if adequate private facility volume exists. However, when economies of scales are not possible in a private facility, public warehouse may be a low cost alternative. अब होता क्या है कि पब्लिक वेयर हाउसेज है वो एक नॉमिनल फीस चार्ज कर रहे होते हैं हैंडलिंग और स्टोरेज के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि वो इसी काम के लिए है। गवर्नमेंट वेयर हाउसेज भी हो सकते हैं वो। अब वो चार्जेस जो की जा रहे होते हैं कि कितना मतलब एक वेट, कितना एक जो वहाँ पे स्टोर किया गया कितने वेट में वो तमाम इन्वेंट्री है, वो माल सारा, ये कितने केसेस इनके जो है मतलब जो है वो हैंडल किए गए एक महीने के अंदर, कितनी दफ़ा इन्होंने मतलब हमारी फैसिलिटीज भी। अच्छा, अब होता क्या है कि ये प्राइवेट वेयर हाउसेज से थोड़ा सा चीपेस्ट ही रहता है पब्लिक वेयर हाउस एज कम्पेयर टू प्राइवेट वेयर हाउस, बट सम टाइम ये जो है उससे कॉस्ट से एक्सीड भी कर जाता है। समटाइम ये अपनी कॉस्ट से एक्सीड भी कर जाता है, बट प्राइवेट फैसिलिटीज के अंदर जैसे हमने बात करी थी कि वहाँ पे मतलब कोई मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन तो यहाँ पे भी कोई नहीं है, बट वहाँ पे ये कि मैं आई एम द डिसीजन मेकर। अच्छा, इसीलिए एट द एंड जो बात की गई है, यू कैन सी इन द लास्ट लाइन कि पब्लिक हाउसिंग हाउसिंग में बी अ लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव। हम देखते हैं सिंपली मतलब कि एक ये एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू प्राइवेट वेयर हाउस के। मतलब मैं खुद से एक वेयर हाउस लूँ, रेंट पे लूँ या परचेज करूँ स्पेस, वहाँ पर उसको फिर एक मैनेज करूँ, अब मुझे किस तरह से उसके ऊपर एक जैसे कहना है कि थोड़ा प्रॉपर एक मुझे वो सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें मतलब एक मैं इजीली वहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर सकूँ, सेव कर सकूँ, एंड आफ्टर दैट फिर मैं उनको मैनेज करूँ। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे ये कही जा रही है
ये एक बड़ा एक लो कॉस्ट ऑल्टरनेट मेरे पास मौजूद होता है वेयर हाउसिंग का। अच्छा, यहाँ तक हमारा वेयर हाउसिंग का टॉपिक जो है एंड होता है। ठीक है, सेशन हमारा ये वाला जो है टाइम आउट होने वाला है। तो आप लोग दोबारा से फिर उसको आइएगा वापस, और रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है इसमें। और उसके बाद फिर जो है हम इसको फिर अब अपने नए टॉपिक को उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको आई एम श्योर के क्लियर होंगी बातें सारी। अगर किसी को किसी भी जगह पे कोई अगर इशू है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से भी ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है आप लोग आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं।